जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि किसी भी हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये सीरीज़ जो है वो हिंदी साहित्य का जो हम रचना बोल सकते हैं, लेखक की रचना हो गई, गद्य में, पद में, या उनकी पंक्तियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों को हम याद करने वाले। याद मतलब हम एक कह सकते हैं कि ट्रिक तो नहीं कह सकते। ट्रिक का मतलब होता है कि एक लाइन में कोई भी चीज़ों को बोल देना, उस लाइन को याद रखना और उससे चीज़ों को रिलेट करके जोड़ना। लेकिन ये जो रचना है, हमारे ये जो रचनाकार हैं, उन्हीं से इन चीज़ों को जोड़कर, ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं कि चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, समझकर याद कर रहे हैं। आप जो इसे समझें। तो आज हम करने वाले, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, कि लेखन परंपरा और जो उनके लेखककार हैं उनको देखेंगे। मित्रों, ये जो मैंने प्रश्न यहाँ पे, ये सारे कंटेंट जो रखे हुए हैं वो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से रखे हुए हैं। और आपका इसका पीडीएफ जो है वो मैंने भी नया चैनल बनाया है, आप देख भी सकते हैं। और मैंने नया ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी बनाया है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं करवाऊँगी, बल्कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें हम भूलते हैं, वो चीज़ों को हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, इतिहास और इतिहास ग्रंथ को, इतिहासकार और उनके जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको हम याद करेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि हाईलाइट भी मैंने कर रखा है, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है मित्रों। तो फ्रेंच विद्वान है गार्सा दतासी। और गार्सा दतासी की पुस्तक का नाम क्या है, तो है इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंडवे हिंदुस्तानी। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे, तासी, तासी यहाँ पे मैंने लिखा, यानी गार्सा दतासी। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इतवार, इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंडवे हिंदुस्तानी। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम ये है। ठीक है, तो देखिए, तासी, तासी से मैंने इसको जोड़ा। तासी से मतलब मैंने यहाँ पे जोड़ा है ताश। ताश मतलब जो पत्ते होते हैं ना, जो हम लोग पत्ते खेलते हैं, जो होते हैं ना, पत्ते लगाओ पत्ते खेलेंगे, वो वाला उसको ताश कहा जाता है। और इतवार जो होता है मित्रों, इतवार बेसिकली रविवार को कहा जाता है। हमारे गांव में अभी भी जो दादी लोग हैं ना, वो रविवार को इतवार कहती है। गुरुवार यानी कि जो बृहस्पतिवार होती है उसे बेफ्फा बोलती है, ऐसे करके, बेफ्फा ऐसे करके। तो उन वो लोगों का मानना है कि रविवार ही इतवार है, यानी कि उनका नाम ही इतवार है। ठीक है, तो ताश कब खेलता है इंसान, जब छुट्टी में रहता है। छुट्टी में कब रहता है, सप्ताह में एक दिन, रविवार को, रविवार यानी इतवार को। तो जब भी अगर ऐसा ग्रंथ आएगा आपके पास कि इतवार दलो, तो आपका दिमाग तुरंत कनेक्ट करेगा, इतवार यानी इतवार। इतवार को हम ताश खेलते हैं, ताश ज़्यादा खेलते हैं इतवार को, क्योंकि छुट्टी रहता है उस दिन सबका ड्यूटी से। तो हो जाएगा यहाँ पे इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंडवे हिंदुस्तानी, जो है वो गार्सा दतासी जी का है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं इसे समझाई होंगी और आप समझ पाए होंगे। देखिए आगे जो है, ताशी के ग्रंथ का अनुवाद जो हिंदी में किसने किया था, तो वो है लक्ष्मी सागर वाष्णोई ने। हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से, अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से ताशी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, गार्सा दतासी के ग्रंथ का, तो लक्ष्मी सागर वाष्णोई। अब देखिए, हिंदुई जैसे ही आया, हिंदुई जैसे ही आया, हिंदुई से अर्थ हम हिंदू लगा लेते हैं। एक तो हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई आते हैं। तो हिंदू लोग ही लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जो है वो हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का पूजा होती है। तो हिंदुई जैसे ही आएगा ना, हिंदुई को आप हिंदू से जोड़ना। और हिंदू लोग हमेशा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि हर किसी को धन संपत्ति चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, है ना। तो जैसे ही आएगा ना कि हिंदुई साहित्य का इतिहास ताशी के ग्रंथ का, यानी कि ताश खेलते खेलते हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी को प्राप्त के लिए, तो हो गया यहाँ पे ताशी का अनुवाद किया था गार्सा दतासी का। हिंदुई जैसे ही आएगा आपको लक्ष्मी पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ इतना जोर देकर इसलिए बोल रही हूँ लक्ष्मी पे जाना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर जो पढ़िएगा ना, इसका किशोरी लाल है। ठीक है, इसका क्या है, किशोरी लाल है। इसीलिए इन दो ये लक्ष्मी सागर और किशोरी लाल को मैं एक जगह भी और बताऊंगी आपको, इसीलिए यहाँ पे आप दोनों, या हिंदुई जैसे ही आएगा लक्ष्मी सागर पे जाना है। ठीक है, हिंदुई, हिंदू से बात जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महेश दत्त शुक्ल जी का क्या है, भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त। अब देखिए यहाँ पे एक दत्त, दत्त का मतलब क्या होता है, दत्ता, दत्त का मतलब एक होता है ना, दत्ता साहब हैं ये, दत्ता साहब यानी बड़ी बिरादरी वाले लोग जो होते हैं वो दत्ता टाइप से होते हैं ना, मूवी वूवी में नहीं देखते हैं, इनका बहुत पहुंच है, ये दत्ता, ये दत्ता, फलना दत्ता, ऐसे करके होता है। तो ये जो है महेश दत्त, दत्त, दत्त को हम दत्ता बना लिए, और दत्ता लोगों की बहुत पहुंच होती है, इस वजह से वो जो है ना भाषा का काव्य जो है ना अपना एकदम स्ट्रांग रखते हैं। क्या रखते हैं, भाषा का काव्य जो है वो अपना स्ट्रांग रखते हैं, इसीलिए भाषा काव्य संग्रह किसका हो जाएगा, दत्ता लोगों का। दत्ता मतलब महेश दत्त, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मूवी में होता है ना, जैसे कि गुंडा लोग जो रहते हैं, जो विलन का रोल करते हैं ना, बहुत ज्यादा उनकी पहुंच रहती है, तो वो लोग अपने आप में दबंग रहते हैं, ठीक है, भले ही हीरो के सामने नहीं टिक पाते, वो ऐसे बात की बात है, मैं यहाँ याद करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दत्ता से जोड़ा है, बहुत दबंग लोग होते हैं। दबंग लोग क्या करते हैं, अपनी काव्य यानी कि भाषा जो है ना, भाषा काव्य पर जो है, भाषा काव्य पर जो है ना बहुत वो अपना पकड़ बना के रखते हैं। तो भाषा काव्य संग्रह किसका हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल का। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है ना मित्रों, आप अगर नए हैं, मुझे पता है कि नए जो होते हैं, जब पढ़ाई शुरू होती है ना तो कंपटीशन के क्षेत्र में थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी मित्रों कि 2 से 3 बार आप क्लासेस को कीजिएगा ना तो आपको ये याद होने लगेंगे। उससे नहीं होगा ना तो इसे लिखिए, इस तरह करके लिखिए, यानी कि एक तरफ महेश दत्त शुक्ल लिखिए, फिर भाषा काव्य संग्रह लिखिए, लिख लिख के इसे जोड़िए कि कैसे कैसे करके मैम ने बताया था, उस तरह करके याद कीजिएगा ना तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर की बात करेंगे तो शिव सिंह सरोज, ये तो आपको याद ही होंगे, इसको क्या याद करवाना, इन्हीं के नाम से है। देखिए ग्रियर्सन जी का क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कहीं कहीं नॉर्दे हिंदुस्तान भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए गारसा दतासी, सॉरी ये ग्रियर्सन, गारसा दतासी के ऊपर होके ग्रियर्सन। अब देखिए मॉडर्न आया है, ग्रियर्सन। अभी के समय में जो लोग होते हैं ना, किशोर लोग, ज्यादातर कैसे लोग होते हैं, किशोर लोग जो होते हैं, यानी कि जो किशोर अवस्था में होते हैं, किशोर लोग जो होते हैं वो लोग बहुत मॉडर्न बनते हैं, किशोर लोग बहुत ही मॉडर्न बनते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो हो गया ग्रियर्सन का क्या, मॉडर्न बन रहे थे किशोर लोग, इसीलिए ये गिर गए। मैंने यहाँ पे किशोर को क्यों जोड़ा है, देखिए ये द मॉडर्न वर्नाकुलर का जो अनुवाद है हिंदी में किया है तो वो किसने किया है पता है, किशोरी लाल गोस्वामी ने, इसीलिए मैंने यहाँ पे किशोर को जोड़ा ताकि आपको अनुवाद वाला भी याद हो जाए, मॉडर्न वाला भी याद हो जाए, गिर गया तो गिरियर्सन याद हो जाए, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर प्रश्न आए कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है तो आपको याद रखना है कि किशोर लोग जो होते हैं, देखिए मैच्योर तो नहीं होंगे लेकिन किशोर, किशोरावस्था में जो रहते हैं वो बहुत मॉडर्न बनते हैं, बहुत दिखावा भी करते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो हो गया किशोरी लाल गुप्त का, इनका अनुवाद किया था किस नाम से, तो हिंदी, देखिए यहाँ पे दिया गया, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, ठीक है। किस नाम से किया, पहला तो आपको याद हो गया था, हिंदुवी की बात की थी, हिंदुवी वाला तासी से जुड़ा हुआ था, तासी से जुड़ा हुआ था ना गारसा दतासी का, और हिंदुवी से लक्ष्मी जुड़ा हुआ था, तो वहां पे लक्ष्मी सागर वैष्णवी वाला था, और यहाँ पे किशोर है, तो किशोर है तो एक आपको हिंदुवी वाला याद हो गया, तो दूसरा तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे ना कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या फिर ऐसे भी याद रखते हैं कि जब पहली बार किशोर लोग मॉडर्न बन रहे थे ना तो गिर गए, तो पहली बार से हो जाएगा हिंदी साहित्य का पहली बार से प्रथम इतिहास। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने जैसे चीज़ों को याद रखा है, अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, अभी भी मुझे चीज़ें याद है, तो इसी तरह जोड़ जोड़ के हर कोई, आप किसी से भी पूछिएगा ना जो लोग बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके बैठते हैं, वो भी आपको यही इसी तरह से बताएंगे कि हाँ मैंने भी ऐसी चीज़ों को जोड़ के याद रखा हुआ है, ठीक है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम।
मिश्र बंधु का तो आपको याद होगा ही, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में जो है वो 3 भाई थे, कौन थे? गणेश, श्याम और सुखदेव। सुखी प्राप्ति के लिए श्याम के पास गए और श्याम ने गणेश के पास भेजा। या फिर मिश्र लोग क्या करते हैं, पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, फिर श्याम जी के पास जाते हैं। गणपति जी, क्योंकि देखो कोई भी पूजा जब आरंभ होता है तो गणेश जी से होता है ना, पहले गणेश जी आएंगे फिर श्याम जी के पास जाएंगे। तो जब श्याम बाबा के पास हम जाते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है, सुख मिलता है ना। देखिए कोई भी हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका पूजा होता है? आप भी जानते हैं गणेश जी का पूजा होता है। गणेश जी की पूजा के बाद हमें किसके पास गए? श्याम के पास गए। अभी है ना, जो हम लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है, श्याम बाबा भी है, खाटू श्याम। तो देखिए श्याम जी के पास गए तो श्याम जी हमें क्या देते हैं? सुख देते हैं ना। तो यहाँ सुख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना सुख, ठीक है, क याद रखना, सुख। तो सुखदेव हो जाएगा, सुख से सुखदेव हो जाएगा, क जोड़ लीजिए, ख जोड़ लीजिए, ठीक है। याद हो गया ना? कि अब नहीं भूलिएगा कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी की पहले पूजा करते हैं, फिर श्याम बाबा के पास जाते हैं। तो श्याम बिहारी मिश्र वो सुख की प्राप्ति करवाते हैं। सुख से हो गया सुखदेव मिश्र। मैंने सुख कहा है, ठीक है, और आपको याद रखना है सुख, क याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा है ख, आपको याद रखना है क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। ये हिंदी साहित्य का ये वाला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में। ये तो मुझे नहीं बताना होगा कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला हुआ था, जो हिंदी साहित्य का विकास नाम से था। क्या था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ये हमको नहीं याद करवाना होगा, क्योंकि इतना तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आपको, आपके पास पुस्तक भी होंगे शुक्ल जी के और उनके ये नाम भी पता होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है। देखिए यहाँ पे एडविन ग्रिप्स की बात करेंगे। एडविन ग्रिप्स जो है, इनका पुस्तक का नाम अंग्रेजी में है क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए दूसरा मैं इसको भी बताऊंगी, FAK क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए पहले अगर एक बार आपका ये आ गया एडविन, एडविन ग्रिप्स की बात करेंगे तो इनके पुस्तक का नाम क्या मैंने कहा? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे देखिए हम बात करेंगे है क्या? FEK, इसका कौन सा पुस्तक है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखिए ये दोनों एक एक जैसे नाम वाले लगते हैं ना, मैंने इसको फेक बना लिया, FEK से फेक बना लिया, इसे हम ये फेक बना लिया है ना, AF फेक बना लिया मैंने इसको। फेक से जोड़ेंगे हम हिस्ट्री को, फेक को जोड़ेंगे हम हिस्ट्री को। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ FEK है ना, इसको मैंने फेक बनाया, फेक को जोड़ेंगे हिस्ट्री से यानी इतिहास से। देखिए जब इतिहास की चीज़ें पढ़ती तो बहुत नहीं लगता है कि फेक के लिख दिया है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं होगा इस टाइप से। मान लीजिए पृथ्वीराज रासो को ही देखते हैं तो उसमें युद्ध का उसका वर्णन आपने अगर देखा होगा तो कहते हैं कि उनका गला कट गया था, यानी कि वो वीर का जो है गला कट गया था, लेकिन हाथ से फिर भी उनके तलवारों की वार हो रही थी। इसकी क्या लग रहा है आपको कि सही में किसी का गला कट जाएगा वो हाथ से वार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो क्या हम फेक ही तो समझते हैं ना, फेक। जैसे ही आपका आएगा ना कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है फैक पे, यानी कि फैक है। जब आपको ये वाला याद हो गया तो क्या आप ये वाला एलिमिनेट नहीं कर पाओगे? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स का है कि नहीं? ये वाला अगर आपको याद हो गया मित्रों तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। फेक वाला याद हो गया ना तो बाकी जो बचा वो एडविन ग्रिप्स का है।
और कोई भी चीज़ें आपको एक बार नहीं होगी, 2-3 बार आपको रचनाओं को पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे वाला क्या है कि तजकिरा ई स्वरा ई हिंदी, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। अब देखिए इतने सारे आपने नाम ऊपर पढ़ रखे थे, ये तो अंग्रेजी के हैं, बाकी और भी अलग पढ़े। क्या आपको एक भी इस टाइप का नाम दिखा जिसमें कि तजकिरा ई स्वरा ई इस टाइप से लिखा हो? नहीं मिला होगा आपको। तो ये आप अपने आप जब तजकी वजकी की बात आएगी ना, कि तजकी वजकी की बात हो रही है, तजकिरा यानी कि तजकी वजकी की बात हो रही, तजकी वजकी जैसे ही आएगा आप मौलवी पे पहुंच जाइएगा। किस पे पहुंच जाइएगा? मौलवी करीमुद्दीन पे, मौलवी करीमुद्दीन पे। देखिए मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, या फिर किसी जाति बिरादरी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही, मैं बस याद करवाने के लिए आपके समक्ष ये रख रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी किसी को भी अगर आपके दिल को ठेस पहुँचती है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे जैसे ही तजकी की बात होगी तो हम मौलवी के पास पहुँचेंगे, है ना। तजकी मान लो किसी को कुछ हो गया तो मौलवी लोगों के पास, पंडित लोगों के पास झड़वाने फुकवाने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कहीं पे भी अगर तजकी वचकी की बात हुई ना तो हमको मौलवी के पास जाना होगा। तो मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए इसको कैसे याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी HP D, इन्होंने पहले क्या लिखा पता है? लिखा तो यहाँ पे क्रम से है लेकिन मैं इसको याद करवा रही हूँ। जैसे ही इन्होंने आदिकाल लिखा ना, तो आदिकाल जैसे ही इन्होंने लिखा, इसकी पुस्तक यहाँ पे दी गई है, मैंने पहले बता दिया है आपको कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 पुस्तक है इनके। देखिए जैसे इन्होंने आदिकाल लिखा ना, किसी भी काल के बारे में आप लिखेंगे उसकी भूमिका तो आपको बांधनी ही होगी ना। तो जैसे ही आप भूमिका उसका बांधिएगा तो हो जाएगा क्या? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो HP D का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करेंगे तो देखिए क्या है, उद्भव और विकास। किसी भी चीज़ के बारे में आप लिखिएगा तो उनका उद्भव और विकास तो आपको लिखना ही होगा। क्या लिखना होगा? उद्भव और विकास। समझ में आ गया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल लिखा, उसकी भूमिका लिखनी होगी, उसका उद्भव और विकास भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ देखिए एक शब्द है आलोचना। क्या है? आलोचना। जब राम कुंवर था, राम जो हमारे श्री राम जी हैं, वो जब कुंवर थे उनकी आलोचनाएं भी बहुत होती है। अब आलोचना का मतलब सिर्फ आप लोग ये मत जोड़ लीजिएगा सिर्फ उसके बारे में गलत कहना ही आलोचना है, नहीं, बल्कि अच्छी बुरी दोनों चीज़ों के समक्ष रखना ही आलोचना है। ठीक है, तो जब राम कुंवर थे ना तो वो आलोचना उनकी भी होती थी। राम जब कुंवर थे उसकी आलोचना भी होती थी। हम लोग क्या बोलते हैं ना, अरे हम लोगों को दुख हुआ तो क्यों, क्या हुआ? देखो ईश्वर भी पृथ्वी पर आए, उसे भी इतना दुख भोगना पड़ा, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, जिस भी रूप में आए हो। ठीक है, उन्हें भी दुख भोगना पड़ा है। तो कैसे बोलते हैं? ठीक उसी तरह जैसे ही किसी की आलोचना होती ना, बोलते अरे राम की भी तो आलोचना हुई है, ये मैं तो मनुष्य हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ, राम का जब हुआ है तो राम कुमार की आलोचना होती है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। सभा, कोई भी सभा होगा तो आप अकेले तो नहीं होंगे ना इस सभा में, बहुत सारे लोग होंगे इस सभा में, है ना, बहुत सारे लोग होंगे। अरे बाबा इसको मैंने एक ही पैर दिया। बहुत सारे लोग होंगे तो सभा की बात होगा तो चीजें तो वृहत होगी ही ना, बड़ी होगी ही ना, ऐसा थोड़ी ना चीजें छोटी होगी। तो वृहत, जैसे वृहत की बात हो तो सभा पे जाएंगे, नगरीय प्रचारणी सभा का हो जाएगा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसे याद करेंगे। हिंदी काव्य धारा, पंडित राहुल सांकृत्यायन। देखिए धारा मतलब क्या होता है ना, बहना, धारा जो पानी की धारा, लहरें जो होती है वो धारा, एक ही तरफ से चलना, वो धारा में ये चल रही है, इसी धारा में।
तो राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं, आपको पता है कि इसकी धारा सबसे बहुत अलग थी। इनकी रचनाओं को आप देखिएगा, कभी इधर के लिखते हैं, कभी उधर के लिखते हैं, कभी पहाड़ पे चले जाते हैं, कभी यहाँ यात्रा करते हैं, कभी वहाँ यात्रा करते हैं। तो इनकी धारा जो है ना बहुत अलग है। जब भी ऐसा आएगा कि हिंदी काव्य धारा, अच्छा मैम ने बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी की धारा बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि सामान्य लोगों से बहुत हटके लिखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, है ना। तो वो उसकी धारा क्या है, अलग है। इसीलिए हिंदी काव्य धारा की जब भी बात होगी तो आप याद रखना कि पंडित राहुल सांकृत्यायन। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 और ये 1944, ठीक है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अब बात कर लेते हैं, इसका तुमको बताना नहीं पड़ेगा, ये तो संपादित पुस्तक है, पूछे भी नहीं जाते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। अब बताइए, गणपति जी का आपने सर देखा है? मतलब उनका शरीर तो कुछ और ही है, शरीर तो कुछ और ही है, लेकिन उनका नाक जो है ना वो मतलब बड़े हैं। तो सोचिए कि उस वक्त, यानी कि जब पौराणिक काल की बात है, कुछ तो साइंस होगा ना भाई, कुछ तो साइंस होगा उस समय ना, कि गणपति जी के गले को काट दिया गया, फिर हाथी के गले को लगा दिया गया, तो कुछ तो साइंस होगा। तो जब भी हिंदी साहित्य में साइंस की बात हो, विज्ञान की बात हो, वैज्ञानिक की बात हो, तो तुरंत हम गणपति जी पे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्व का जो है ना मिश्रित अतीत है। विश्व में जो अतीत है, विश्व का अतीत, वो सबका मिश्रण है। देखो, ये हमारा भारत हुआ, ये हमारा अमेरिका हुआ, है तो सारा इस विश्व के अंदर ही ना, कोई रूस हुआ, जर्मन हुआ, जो भी हुआ, तो ये जो है तो हमारे विश्व के अंदर ही ना, सारा का मिश्रण तो एक ही है ना। इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया है कि हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, आचार्य विश्व, यानी कि विश्व का सारा मिश्रण एक ही है। अतीत को अगर हम देखेंगे विश्व का, तो वो सबका मिश्रण एक ही है। विश्व का अतीत देख रहे हैं तो हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए, मैंने यहाँ पे मिश्र करके इतना जिक्र के मतलब जोर दे के क्यों कहा है कि एक त्रिपाठी जी भी आते हैं, ठीक है, तो नहीं जोड़े आप, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिश्र पे जोर दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आपने राम जी को देखा है? अरे भाई, सामने से नहीं, फोटो में, पूजा में, पाठ में, मूर्ति में, इसमें बात करें। उसका स्वरूप कितना अच्छा है ना। राम का स्वरूप, आलोचना तो कुमारों की हो रही थी, राम कुमार वर्मा, लेकिन राम जब भगवान बने, राम तो पहले इंसान ही थे, लेकिन जब राम भगवान बने, उनका स्वरूप देखें, कितनी संवेदनाएं हैं उसमें, है ना। तो जैसे ही संवेदना की बात होगी ना, तो राम के स्वरूप को हम देखेंगे, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे। देखिए यहाँ पे साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिल विलोचन शर्मा। नलिल मतलब आंख, नयन, नलील, ये सब क्या है? आंख का है ना, आंख को ही कहा जाता है, तो आंखों से हम दर्शन करते हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन की बात करेंगे तो डॉक्टर नलिल विलोचन शर्मा जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जो 3 दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविंद रत्नमाला। तो देखिए ये दोनों तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होंगे कि श्याम सुंदर दास ने भाषा पे बहुत अच्छा काम भी किया है, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक रहे हैं तो बहुत अच्छा काम भी किया है। तो हिंदी भाषा का विकास जो है ये श्याम सुंदर दास, और हिंदी भाषा का साहित्य जो है ये भी श्याम सुंदर दास, ठीक है। ये दोनों इतने पूछे नहीं जाते, ये वाला बहुत पूछा जाता है। जैसा कि आप मुझे अगर पहले मेरे पुराने चैनल से अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं स्टार्टिंग टाइम से ही फ्रीलांसर एजुकेटर का टेक्स्ट बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, तो उसमें मैं फ्रीलांसर का जॉब करती थी और अभी भी हूँ। तो वो जो है ना, उसमें भी मैं मतलब कि प्रश्नोत्तरी का ही हम कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस लिखती थी, प्रश्नों को देखती थी, प्रीवियस हो या मॉक में हो। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया ना कि ये जो है ना हिंदी कोविंद रत्नमाला बहुत बार पूछे गए हैं, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, राजस्थान के एग्ज़ाम हो, यूपी का एग्ज़ाम हो, तो बहुत बार पूछे गए। मैंने इतनी छोटी सी चीज़ों को एक नोटिस करके रखा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है कि हिंदी कोविंद रत्नमाला। रत्नमाला श्याम जी का कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए।
कोविंद की रत्नमाला कैसी होनी चाहिए? श्याम का सुंदर होना चाहिए। तो हिंदी कोविंद रत्नमाला जो है श्याम सुंदर दास। और मैंने ये कहा कि ये दोनों आपको याद होने चाहिए और उतने पूछे भी नहीं जाते हैं, ये दोनों की मैंने बात की है, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। और देखिए हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तोमर जी वीर हैं, तोमर, तोमर यानी कि तू मर, क्यों? क्योंकि तू वीर है। तोमर को मैंने ऐसे करके ही याद रखा है कि तू मर, तू मर, क्यों? क्योंकि तू वीर है ना। अच्छे लोगों को लोग मारना चाहते हैं ना, वीर लोग हैं वो, साहसी लोग हैं। इसीलिए जैसे ही आएगा ना आपका कि हिंदी वीर काव्य, तो वीर की बात हो रही है तो उसका होगा तू मर, क्यों? क्योंकि तू क्या है? वीर है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छे लोगों का तो गुजारा है नहीं, इसीलिए मैंने इसको याद करके रखा था कि हिंदी वीर काव्य जो है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तोमर जैसे ही आएगा तू मर से मैंने इसको याद रखा है, ठीक है। चलिए ये राजस्थानी वाला इसको आप देख लीजिएगा, इसके लिए मैंने कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया है। जैसे ही राजस्थानी की बात हो तो आप मोतीलाल मेनारिया को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं का 2 पुस्तक जो है वो राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलते हैं, तो आप इसको गलत नहीं कीजिएगा, मुझे पता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो ये है भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र। अब देखिए एक बाहुबली में एक सॉन्ग सुने होंगे, वैसे मैं ज़्यादा मूवी देखती नहीं हूँ, फिर भी जैसा वो आए रे आए, देखो देखो कहाँ से बाहुबली चले आए, भगीरथ चले आए, कुछ इस टाइप से है ना सॉन्ग, मुझे भी याद भी नहीं। तो वो भगीरथ चले आए, तो भगीरथ कहाँ की बात है? वो अभी की तो बात है नहीं, कलयुग का तो है नहीं वो। देखिए चीज़ों को हम रिलेट कर रहे हैं ना, मतलब रट नहीं रहे हैं हम, चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। जैसे ही आपको आपके समक्ष अगर आ गया ये कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जैसे ही हम काव्य शास्त्र में जाएंगे तो वो तो हमारा कलयुग का नहीं होगा। शास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे बहुत पुराने समय का होगा। कैसा होगा? हाँ, तो वो हमारे बिल्कुल पुराने समय का होगा। तो शास्त्रों की बात, तो भगीरथ जी भी कहाँ के थे? पुराने समय के थे। तो काव्य शास्त्र, शास्त्रों की बात जो है उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बाहुबली मूवी देखते हैं तो भगीरथ चले आए, तो वो शास्त्रों की बात है, अभी की बात नहीं है, तो वो काव्य शास्त्रों की बात है। अब यहाँ पे एक हो जाएगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो कैसे होगा? ये हमारा भारत से जुड़ा हुआ है तो भारतीय काव्य शास्त्र होगा, तो वो नॉर्मली काव्य शास्त्र है। तो मैंने भगीरथ से इसको ऐसे ही जोड़ के याद रखा है, ठीक है। चलिए अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए 15 नंबर में है आपका कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो अगर देखिए इसको हम याद करेंगे तो बहुत ही आसान है कि नंद दुलारे वाजपेयी। अब आपको भी पता है कि नंद के दुलारे कौन है? कृष्ण है। अब ये 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी हो या 22वीं शताब्दी हो, 21वीं शताब्दी चल रही है ना हमारी, तो ये 20वीं शताब्दी ना, कि 20वीं शताब्दी में भी नंद के दुलारे ही सबको प्रिय थे। मैंने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी में भी नंद के दुलारे सबको प्रिय थे। नंद के दुलारे यानी कृष्ण। देखिए चीज़ों को मैंने कितना आसान बना दिया है। यहाँ पे लिखा है कि नंद दुलारे वाजपेयी, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, है ना। तो 20वीं शताब्दी में भी नंद के दुलारे सबको प्रिय थे, यानी कि कृष्ण। कृष्ण हमारे आज भी प्रिय हैं, कृष्ण हमारे कल भी प्रिय रहेंगे, कृष्ण हमारे आने वाले समय में भी रहेंगे, है ना। तो इसका बहुत ही आसान है कि हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी। अब बात कर लेते हैं कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य। तो देखिए क्या आधुनिक समय में नंद के दुलारे हमें प्रिय नहीं है? 20वीं शताब्दी में तो हमें प्रिय थे, अभी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो आपने कहा कि हाँ मैम अभी भी जो है नंद के दुलारे हमें प्रिय हैं, यानी कि आधुनिक समय जो हमारा अभी का समय चल रहा है अभी भी प्रिय हैं। तो जैसे ही अगर आपका प्रश्न आएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य, तो आप वहाँ पे क्या कर लीजिएगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी। क्यों? क्योंकि वो 20वीं शताब्दी में भी हमें प्रिय थे और आधुनिक समय में भी हमें कृष्ण प्रिय हैं, क्योंकि वो नंद के दुलारे हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट ही चल रहा है हमारा। देखिए जो पूछे जाते हैं वो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। देखिए मैंने बोला था ना कि शब्दों से भी याद रख सकते। उद्भव, ऊ आया ना यहाँ पे, उद्भव, और यहाँ पे भी ऊ आया।
उदय नारायण तिवारी, ऊ से उद्भव और विकास, हिंदी भाषा, याद रखना हिंदी साहित्य नहीं है, भाषा के बारे में बात है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए हिंदी साहित्य विमर्श की बात करेंगे तो विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जी जो है ना वो हमेशा विमर्श करते हैं। देखिए यहाँ पे विमर्श कैसे लिखा है, आप देखिए मैंने कहा था ना शब्दों से मैंने याद किया है, विमर्श, विमर्श यहाँ पे लिखा और यहाँ पे बख्शी जी लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ व और वो में क्या आपको बहुत ज्यादा अंतर लिख रहा है, इसका बस यहाँ पे पेट काट दिया गया, इसका पेट नहीं काटा गया है, नहीं है ना। तो जैसे ही हिंदी साहित्य विमर्श आएगा तुरंत हम बख्शी जी पे आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब से इसको याद करके रखा हुआ है कि हिंदी साहित्य विमर्श जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, ठीक है। चलिए कविता कौमुदी 1917 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी जी का है, कविता कौमुदी किसका है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। कौमुदी, कौमुदी नरेश, कौमुदी के फूल किसे चढ़ाएंगे हम, नरेश को चढ़ाएंगे, किसको, राम नरेश को, राम को हम, राम के नरेश को हम क्या चढ़ाएंगे, कौमुदी के फूल। तो इस तरह मैंने इसको याद रखा है कि कविता कौमुदी की अगर बात करेंगे हम तो वहां पे हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट आ गया हमारा 21 नंबर, कौन सा हो जाएगा 21 बताइएगा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी का है। देखिए कितना आसान है, काव्य का संग्रह, भाषा काव्य संग्रह किसका है, महेश दत्त शुक्ल का। मैंने वहां पे भी क्या बताया कि दत्त लोग जो होते हैं, दत्त लोग यानी कि जो दत्ता लोग होते हैं, यानी कि जो दबंग लोग होते हैं, वो अपनी भाषा काव्य पर जो है वो पकड़ रखते हैं, अपनी यानी कि भाषा पर, वो भाषा के काव्य पर जो है वो पकड़ रखते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं ना। तो मैंने इसको आगे भी इसी ट्रिक से याद करवाया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे 21 नंबर तक मैंने जितने भी इसमें दिए थे ना, कितने पेज नंबर है मेरे पास तो अभी सामने पुस्तक दिख नहीं रही है, ये स्टार्टिंग टाइम से ही लेखन परंपरा वाला आप निकालिएगा ना, पुस्तक में आपको मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शंस में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा और जितने भी हमारे कंटेंट है वो आपको वहीं पे मिलेंगे। और मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि ये क्लासेस आपको कितनी सारी चीज़ें इसमें से याद हुई है और आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये भी, ठीक है। तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।